हमें जो है सैकड़ों नेता क्यों चाहिए, जिसके अंदर गंगा जमनी तहजीब हो। मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमें चाहिए विकास। पहले जब लड़कियों की छुट्टी होती थी कॉलेज की तो लड़कों का उधम रहता था, मोटरसाइकिलों से लड़कियों को छेड़ना रहता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी के सरकार में 24 घंटे में बिजली फ्री मिल रही है। कोरोना में जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और आज भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और यहाँ से बोला मेरिट तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप चल के इंक्वायरी कर लो। उनके लिए लोगों की लाशें उसमें भाई। कोरोना में मेरे भाई को हुआ था, छोटे को। इन्होंने योगी सरकार ने कोई काम नहीं करे। तो बीमारी आ गई तो उसमें सरकार क्या करे? सरकार को पहले से वो करने से इंतजाम क्या करना था बताइए। दवाई ये भेजनी थी, यहाँ पे दवाई नहीं थी और बहुत आदमी मार गए। मेरा दोस्त मर गया, चार मरे। गरीब लोगों को राशन दे रही है सरकार। वो सरकार तो दे रही है, सही है बात, पर ये भी तो देखो कि कितना आदमी मरा कोरोना काल में। हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन भाजपा ने कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं अपनी किसी भी कैबिनेट में भाजपा एक भी मुसलमान को क्यों नहीं रखती अपने कैबिनेट में? बताइए। हम वोट देंगे भाजपा को, लेकिन भाजपा हमें भी तो दे। आपके अल्पसंख्यक में जो इस टाइम उसमें हमारे हैं इरशाद भाई हैं बिजनौर के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये मतभेद वाली बात आप गलत बोल रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम वाला मतभेद नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बिजनौर में मौजूद हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर, बिजनौर ज़िले की 8 सीटों पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी रुझान क्या है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको राज्य स्तर पर तो दिखाएंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर किस तरह से मुद्दे हावी हो रहे हैं, क्या वाकई जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है या जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वही अकेला मुद्दा है, या फिर इसके अलावा राज्य में जो बढ़ती महंगाई है, जो शिक्षा का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इसके अलावा किसान आंदोलन ने भी काफ़ी हद तक इस पूरे इलाके को बदला है। यानी बिजनौर में भी बड़ी तादाद में यहाँ जाट समुदाय भी हैं, जिसको जाट लैंड कहा जाता है, कमोबेश उसका एक हिस्सा भी कह सकते हैं। और किसानों का मुद्दा भी इस पूरे इलाके को प्रभावित किया है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक मेन बाज़ार का इलाका है ये, और इस बाज़ार के इलाके में कुछ लोगों से हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने के लिए कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। नमस्ते, क्या नाम है? जी, मेरा नाम एडवोकेट मदन लाल चन्नी है। मदन लाल जी, मुझे बताइए कि अगर बिजनौर के आम आदमी का हम बात करें तो क्या मुद्दे आपको लगते हैं? मुद्दा सबसे पहले तो एक तो बेरोजगारी का है और महंगाई है। महंगाई से तो लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। हमारी माताओं बहनों को तो रसोई चलाने का ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है उन्हें। बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हैं लोग इस समय। महंगाई बड़ा मुद्दा है। और कारोबार का माहौल कैसा है? कारोबार भी जब भाई लोगों की जेब में अगर पैसे नहीं होने के, अगर मुझे कोट खरीदना तो मैं तो इसी पुराने से काम चलाऊंगा। जब लोगों की जेब में पैसे नहीं, कारोबार नहीं है ना, तो कारोबार वाले जितने व्यापारी हैं बेचारे चुप बैठे हैं। इधर जीएसटी इतनी बढ़ा दी थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने महंगे कर दिए हैं। जो किसान भाई हैं हमारे, जो दुगनी आय होने वाली थी उनकी, वो सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब की बार जो है गठबंधन की सरकार रहेगी। और बिजनौर से जो है नीरज चौधरी जी हैं यहाँ, और सभी लोग, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई उन्हें भेजें और माननीय अखिलेश यादव जी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर वही लेकर के आए थे। अगर इन बीजेपी वालों को जरा सा भी पता होता तो ये उनसे पहले चला के दिखाते। तो कम से कम ये पता चल रहा है कि आप तो बीजेपी के वोटर तो आप कम से कम नहीं हैं। आप मुझे बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, मुझे बताइए कि आप पार्टी को देखकर वोट देते हैं कि आपका कैंडिडेट कौन है उसे देख के वोट देते हैं, या आप ये तय करते हैं कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा है? हम पार्टी को नहीं देखते हैं, ना किसी उसको देखते बहुत से। हम देखते हैं सबसे बढ़िया नेता कौन सा है। अच्छा। जो सही काम करेगा वोट उसे देंगे, चाहे कैसी कोई सा भी नेता हो। हमें नेता वो है जो ईमानदार से काम करेगा, हम वोट उसे देंगे। तो 5 साल में जब आप सरकार देखते हैं योगी जी की, तो उसमें आपको क्या कमियां नज़र आती हैं? कमी कोई सी नहीं है ये, मगर ये है आम पब्लिक पे इतना भारी वो नुकसान हुआ है। हर छोटा बड़ा आदमी सब परेशान है। किस तरह से परेशान है? रोज़गार से, महंगाई से, यहाँ से लेडीज़ रसोई से लेकर आप तक मार्केट तक लो, हर चीज़ से परेशान है। नहीं तो अगर परेशान है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल को अखिलेश जी आ गए या बहन जी आ गई मायावती, तो वो महंगाई ख़त्म कर देंगी, रोज़गार बढ़ा देंगी? अब से कई सालों से पहले कई सरकारें रही हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं सुना ये महंगाई आएगी। आपने भी देखा होगा 10 साल हो गए, 10 साल 15 साल, तो आपने महंगाई कितनी हो रही है।
कभी उस टाइम के ज़माने में कभी महंगाई रही नहीं रही होगी ना इतनी। महंगाई तो तब भी थी, लेकिन अभी ज़्यादा है महंगाई उस तरह से। हाँ मदन जी, मुझे बताइए कि कई बार ये बोला जा रहा है कि देखिए जाति और धर्म के आधार पे ही वोट होगा, महंगाई कोई बड़ा इशू नहीं है, जो बाकी जो बेरोज़गारी है वो बड़ा इशू नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जाति धर्म का कोई मामला नहीं है, हमें चाहिए विकास। और विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने पहला इतना करके दिखाया है, क्योंकि ई रिक्शा उन्होंने बांटी हैं और लोगों को साइकिलों को देने का, मजदूरों को देने का काम किया है। तो विकास के मामले में तो माननीय अखिलेश जी हैं, बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया है, कन्याधन देने का काम किया है, और तुम्हारे हाईवे और ये सब बनवाए हैं उन्होंने। कुल मिलाकर के विकास कार्यों के जो महारथी हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और अब की बार उन्होंने घोषणा कर दी है, जो माताओं बहनों को जो पेंशन जाती थी 500 रुपये, वो 500 की जगह 1500 रुपये करने का उन्होंने काम कर दिया है। और सबसे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग होगी सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आपको मालूम है ये? करेंगे, बिल्कुल पक्का, 100% गारंटी है भाई। अखिलेश जी ऐसे थोड़ी हैं, विकास के तो महापुरुष हैं वे। विकास के महापुरुष हैं, देखना पड़ेगा उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। आप मुझे बताइए, आप बता रहे थे कि आपने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया, तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत, इसके आसपास यहीं ज़्यादा इसका असर है। क्या आपको लगता है बिजनौर में भी? मैम बिजनौर नहीं, इसका असर तो आप शाहजहाँपुर, बरेली, आप सीतापुर और लखीमपुर जाओ, वहाँ तक भी असर है। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, एक तो सब किसान सबसे ज़्यादा परेशान किसान यहाँ पे खेती करते हैं। एक तो महंगाई इतनी हो गई, खाद की दरें इतनी बढ़ा दी, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ पिछले साल का भी। बिलाई मिल में आप जाइए मैम, ये पिछले साल का भी बकाया है 3 महीने का। नया सीजन तो आप छोड़िए, उसके अलावा आप देखिए कि पशुओं का इतनी समस्या हो गई, आवारा पशुओं की। रोज़ लोगों को रात भर दिन में काम करने के बाद किसान को रात को ठंड में वहाँ बैठना पड़ता है, उनको घेरना पड़ता है। उसके बाद भी बिल्कुल वो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। मुझे पशुओं का इशू जो है आप एक्सप्लेन करिए कि मुद्दा क्या है, क्योंकि जो दिल्ली की हमारी जनता है, जो राष्ट्रीय, जो जिसे हम कहते हैं मीडिया, वहाँ पे ये मुद्दा नहीं आता है। तो मुझे आप बताइए कि पशुओं का मुद्दा क्या है। मैम आवारा पशुओं का पहले क्या होता था कि पहले पशु क्या था, किसान के मान लो 10 बीघे का छोटा किसान है तो वो अगर 2-3 पशु एक्स्ट्रा है उनको बेच देता था। अभी पशु बेचने पर रोक है, आप यूपी से बाहर पशु नहीं बेच सकते। अब ज़्यादा घर में मान लो ज़्यादा पैदा हो गए तो वो ज़्यादा दिक्कत है, इतनी जगह नहीं है किसान के पास, आमदनी है नहीं, आमदनी घट गई इस सरकार में, महंगाई में बढ़ गई, आदमी क्या करेगा। फिर पशु को बेच देते तो कुछ इनकम हो जाती, वो एक्स्ट्रा इनकम थी किसान की, वो ख़त्म हो गई। अब उस किसान अपने घर में उसको रख नहीं सकता और बाहर छोड़ेगा ही, जब उसको घर से निकाल देगा वो तो बाहर छोड़ेगा ही, तो उसकी समस्या हो गई। पहले क्या था, इन्होंने पहले आदमी उसको बेच देता, कुछ इनकम हो जाती, वो सब खत्म हो गई मैम। और फिर उसे खेती की रक्षा भी करनी पड़ती है, फसलों की। जी, रात भर जब हमने गेहूं बो रखा है, चना बो रखा है, दालें हैं, अब रात भर पशु, दिन में तो हम लोग अपना काम करेंगे, गन्ना छिलेंगे, अपना काम करेंगे, रात को हम लोग उनको घेराबंदी कर, 20-50 पशु आप गाँव में जाके देखिए, लोगों को मार देते हैं, कई लोग घायल हो गए, उनको रात भर ऐसी जनवरी दिसंबर की ठंड में उनको घेरना पड़ता है। मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था, जो किसानों का था, वो ये था कि 3 कानून हमें वापस चाहिए। वो तो मोदी जी ने मान लिया, अब आपको क्या चाहिए? मैं वो मान लिया है, अभी उसके बाद अभी क्या विश्वास है, अभी क्या है कि फिर दोबारा आ सकते हैं। अभी मेन मुद्दा उसका है ना, एमएसपी कहाँ दिया इन लोगों ने, एमएसपी का ही मुद्दा है। आप ये बताइए, एमएसपी पर रेट हम लोग बने, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो। अभी गेहूँ का रेट 1975 रुपये है, हमने 1400 रुपये में गेहूँ बेचा, तो फिर एमएसपी कहाँ मिल गई हमको, उसको कानूनी जामा पहचाओ ना। जो उससे कम रेट पे वो लेगा उसको कानून भी होने चाहिए, जब हर चीज़ का रेट फिक्स है। समझिए, आप कोई भी चीज़ जाओ लेने एमआरपी पे, वो फिर एमआरपी से कम लोग क्यों खरीद रहे हैं उसको, बताइए आप। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद। जमशेद साहब, मुझे ये बताइए कि जो मुद्दे हैं आपके इलाके में वो क्या हैं? क्या आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो हावी हैं? आप कैसे तय करेंगे कि आप किसको वोट करेंगे? देखिए जी, हमारी बिजनौर विधानसभा से 3 हिंदू खड़े हैं और हमें जो है एक सेकुलर नेता है जो हमारे लिए काम कर सके, और वो हमारे निगाहों में एक रुचिवीरा जी है, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में 2 साल 2 महीने में उन्होंने इतना काम करा कि शायद कोई ही विधायक 5 साल में ना कर पाए। बसपा की कैंडिडेट है वो? जी, बसपा की कैंडिडेट है वो, कुंवरानी रुचिवीरा जी। और हम ये चाहते हैं कि हम सब उन्हें जिताएं, ज़्यादा वोट करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ दलित वोट है, फिर मुस्लिम समुदाय का भी उन्हें वोट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर गठबंधन और सपा आज तक का इतिहास है, हमारे बड़े भी खड़े हैं यहाँ पर, आज तक सपा की सीट यहाँ से निकली नहीं है, और जाट वोट देते नहीं, सबको पता है भाई। तो सपा की सीट तो यहाँ से आज तक निकली नहीं है बिल्कुल। इस बार तो देंगे। हाँ, वो उपचुनाव में बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, बहन जी ने अपना उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। लेकिन अब की बार हालात बदल गए हैं। अभी किसान आंदोलन के बाद
जाट वोट की उम्मीद हो रही है कि यहाँ एसपी आरएलडी का गठबंधन जो हुआ है इसमें आएगा। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि पिछली बार जब उपचुनाव था उसे बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, तो वो कोमल रानी रुचिविरा जीत गई थी, सपा सरकार थी, और उन्होंने इतना विकास किया कि शायद आज तक 5 साल में किसी ने नहीं किया। तो भाई ये कहना चाहते हैं हम तो आपसे। और दूसरी बात, हमें जो है सेकुलर नेता क्यों चाहिए, जो नेता जिसके अंदर गंगा जमनी तहजीब हो, वो रुचिविरा जी के अंदर है। भाई उनके कॉलेज चल रहे हैं यहाँ पर, हर समाज का बच्चा इनके कॉलेज में पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, तरक्की कर रहा है। बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, फिर वे अपना जॉब भी कर रहे हैं, नौकरियाँ भी कर रहे हैं, हाई आगे बढ़ रहा है वो। लेकिन उनकी मायावती जी की सरकार बनना तो मुश्किल है, इतनी सीटें तो नहीं आ पाएंगी। देखिए, सरकार की बात तो ऐसी है, ना तो हमारे पास अखिलेश यादव जी आएंगे हमारी परेशानी में, ना मायावती जी आएगी, ना योगी जी आएंगे। हमें तो अपने बिजनौर देखना है भाई। हमें भाई ये थोड़ी देखिए अब हमारे लखनऊ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो बिजनौर देखना है। और हमें कोई किसी को खाना थोड़ी देता है भाई, सरकार किसी की बने। हमें तो छोटा मोटा हमारा काम ये पड़ते रहते हैं भाई, हमारा आज महिला किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया भाई, उसको वो छूट जाए, चौकी थाने से बच जाए, बस यही बात होती है। और क्या बात होती है इसमें? ये बहुत अहम बात है, इसको आप ध्यान में रखिए। इससे पहले कि मैं दूसरे लोगों से बातचीत करूं, कि अक्सर जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका ये रुझान रहता है जानने के लिए कि किसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यहाँ इनकी जमशेद की मुझे बात बहुत पसंद आई कि जो स्थानीय नेता होता है उसको जनता चुनती है, कि वो ज़रूरत पड़ने पर कितना काम आएगा, विकास के काम वो कितना करेगा, कितना एक्सेसिबल है, कितना लोगों से मिलता जुलता है। एक नाम जब बार बार मैं सुन रही हूँ यहाँ पर पिछले कई घंटे में, रुचिविरा जो कैंडिडेट हैं बसपा की, उनका नाम बार बार यहाँ लोगों से मैं सुन रही हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आम मुद्दे हैं वो क्या ये ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की ये योगी बनाम अखिलेश का इलेक्शन है, या फिर जो लोकल लेवल पर स्थानीय स्तर पर लोग अपने कैंडिडेट्स को देख रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है यहाँ। सारा कैंडिडेट जो हैं सेकुलर कैंडिडेट हैं यहाँ, और सेकुलर कैंडिडेट को ही हम वोट करेंगे, वो चाहे कोई भी हो। फ़िलहाल यहाँ जो है बहुत अच्छी पोजीशन में जो है आरएलडी का कैंडिडेट मुस्तकिल अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और उसके बाद वो भी सेकुलर आदमी हैं। हम नहीं कह रहे, देखिए जब वो रुचिविरा जी जो समाजवादी पार्टी से आई थी तो सभी आदमी ने उनको वोट किया था, तब अखिलेश की सरकार थी, विकास कराया उन्होंने। और अगर किसी वजह से अब भी अखिलेश की सरकार बनती है तो विकास कार्य मुस्तकिल होंगे। गठबंधन प्रत्याशी आज की डेट में मजबूत है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपकी नज़र में सेक्युलर इंसान क्या होता है, सेक्युलर नेता कैसा होता है? देखिए, जो अभी भाई ने कहा है, जो यानी कि लोकल आदमी की जो मदद कर सकता हो, और वो सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी हमारे सब लोकल हैं, ये नहीं कि कोई बाहर का कैंडिडेट है। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि वो हमारे दुख दर्द में काम आवे। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब भी बेहतर कैंडिडेट हैं। मैं ये नहीं कह रहा रुचिविरा बुरी हैं, बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। हमने उनको 2 साल तक मुस्तकिल उनको वोट दिए। अब के किसी नए को देखने सोच रहे हैं कि हम गठबंधन प्रत्याशी को देख करके देख लें। डॉक्टर भी हैं वो, और डॉक्टर के अलावा जो हैं वो भी सेकुलर आदमी है, ऐसी बात नहीं। आप इसलिए उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको लोकल कैंडिडेट के तौर पे पसंद है? मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमें चाहिए विकास, और विकास के ही मुद्दे पे हम वोट देंगे। हमारे बिजनौर को जो विकास देगा, चाहे वो कोई भी विधायक हो, हमें जो है उसको वोट देना है। आप बात करना चाहते हैं? हाँ, आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, आपको बिजनौर में क्या विकास नहीं हो पाया है जो आपको लगता है कि होना चाहिए? मेरी नज़र में तो ऐसा कोई विकास रहा नहीं, बाकी सभी हुए हैं। सड़कें भी और नाले भी 500 से अधिक हमारे विधायक निधि सूची मौसम चौधरी जी के निधि द्वारा बड़ा किया गया है। किस पार्टी से हैं वो? मैं वो आपके मौसम जो हैं जी, किस? भारतीय जनता पार्टी बिजनौर। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से आना चाहिए? जी, क्योंकि कानून व्यवस्था और कोरोना काल में जो उन्होंने मदद की है, और वैसे भी जितनी भी मदद उन्होंने की है शायद ही पिछले किसी विधायक ने नहीं की। तो मुझे ये बताइए, जब आप कहते हैं कानून व्यवस्था, तो इससे क्या मतलब है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था पहले से ठीक है। पहले जब लड़कियों की छुट्टी होती थी कॉलेज की, तो लड़कों का उधम रहता था, मोटरसाइकिलों से लड़कियों को छेड़ना रहता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। गुंडे, लुच्चे, लफंगे जितने थे आज सब दिखाई देने बंद हो गए। पहले जो था सड़कों पर आतंक रहता था, आज ऐसा कुछ नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर आपको लग रहा है बेहतर है? जी बिल्कुल। और महंगाई, इसके अलावा बेरोजगारी? महंगाई तो सभी सरकारों में बढ़ी है, इसमें कोई नया तो है नहीं, पर कभी कम बढ़ी है, कभी ज़्यादा बढ़ी है, ऐसा है। अभी ज़्यादा बढ़ी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। महंगाई तो
समय भी तो हुआ है, समय के हिसाब सही महंगाई कितनी होती है? समय के हिसाब से बढ़ती है ना। समय भी नहीं, होता है। सही महंगाई कितनी हर होती चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है ना, बस यही है। है? मुझे लग रहा है कि नहीं, एक्सपायरी डेट नहीं, चीज़ की होती है एक्सपायरी डेट। डेट तो नहीं चल रही है, ऐसा नहीं, एक्सपायरी डेट थोड़ी चल रही ना। ना जब कोई भी समय होता है किसी भी चीज़ का तो उसके रेट बढ़ते घटते रहते हैं, ऐसा नहीं कि सेम रेट रहेंगे। देखिए आज की डेट में मेरे ख्याल का जो है 200 रुपये 250 रुपये लीटर खाने का तेल हो गया है, 100 रुपये लीटर जो 80 रुपये था, और आज जो है 100 रुपये से ऊपर डीजल। एक बात ये भी है, ये इनका कहना सही है कि समय के अनुसार बढ़ती रहती है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो समय के अनुसार बढ़ रही थी। तब आपकी वो केंद्रीय मंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी दिखने वाली ईरानी जी, ऐसे मोटा वोटा नहीं कह सकते किसी को। वो जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं वो तब बहुत शोर शराबा मचाती थी, पूरे देश में उत्पात मचाए रहती थी। तब क्या था, तब आपने कहीं नहीं समझाया उनको? मुझे लग रहा है कि आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, और एडवोकेट का कारोबार कैसे ठीक चलेगा जब कानून व्यवस्था ठीक है और किराए। किसी का कारोबार चल नहीं रहा, ये खुद मान रहे हैं कि भाजपा में किसी का कारोबार नहीं चल रहा। ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा। मुकदमे वगैरह कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था ठीक है। मुकदमे कम आ रहे हैं तो आपका नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान से मतलब नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ना, कानून व्यवस्था ठीक है। तो आप बताइए, हाँ आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुद्दीन है। जी, बताइए मुझे कि मुद्दे क्या हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था से खुशी है, लड़कियां सेफ महसूस कर रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा नहीं है, महंगाई को खास मुद्दा नहीं है। नहीं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई काफ़ी बढ़ गई। इस टाइम जो है हम कार्यकर्ता हैं रुचि विराग है, चुनाव जो है इस टाइम जो चुनाव चल रहा है। बता रही हूँ कि ये जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे अगर आप आम लोगों से बात करें कि कौन पार्टी कार्यकर्ता है, कौन जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हों वो एक्टिव कार्यकर्ता हों, जैसे हमारे ये साहब मिल गए। जी, मैडम को चुनाव लड़ा रहे हैं तो हम चुनाव मैडम ही जीतेंगी, अच्छी पोजीशन चल रही है इनकी। बहुत अच्छी नेता है वो। हाँ, बहुत अच्छी मैडम। लेकिन तो आपको इसी से खुशी हो जाएगी अगर रुचि वीरा जी जीत जाएं और अखिलेश यादव ना बने मुख्यमंत्री, क्योंकि बहन जी का तो बनना मुश्किल है, तो फिर आपको कोई इस बात से समस्या नहीं है? इस समस्या नहीं, बिजनौर का एक कोई भी लीडर बन जाओ, रुचि वीरा अच्छी मजबूत है तो विधेयक वही बनेंगी। जब मेहनत कर रहा है तो विधेयक वही बनेंगे। उन्होंने पिछली बार अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। पिछली बार समाजवादी पार्टी में। हाँ, समाजवादी पार्टी में थी, अब भी जीत जाएंगे, फिर देखी जाएगी। एक तरफ अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, जबकि सन 2012 में उनकी सरकार थी, हम लोग सोते थे तो बिजली नहीं होती थी और सुबह उठते थे तो बिजली नहीं होती। तो किस मुद्दे पे वो 300 यूनिट फ्री देना चाह रहे हैं? योगी जी के सरकार में 24 घंटे में बिजली फ्री मिल रही है, मतलब बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल पूरी मिल रही है बिजली, पूरी बिजली मिल रही है हमें। बिल तो दिया ही जाएगा। हाँ, तो पूरी 24 घंटे में हमें बिजली मिल रही है। सड़क पे महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई तरह की चोरी डकैती अपहरण की कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। महिला सुरक्षित की बात तो मैं महिलाओं से पूछूंगी कि वो कितना सुरक्षित महसूस। बिल्कुल पूछ सकती हैं उनसे। और आप चोरी डकैती और व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं, अपहरण की कोई सूचना नहीं, ऐसी कोई घटनाएं कोई घटित नहीं हो रही अपहरण की। आदमी व्यापारी अपना दुकान पे व्यापार बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है, कोई ऐसा। मैंने तो कई बार लोगों से सुना कि मायावती के दौर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, तो ये बात सच है? दौर में कानून व्यवस्था अच्छी होती तो वो दोबारा रिपीट होती। इस बार योगी सरकार दोबारा आ रही है, योगी सरकार आई। वो दलित समाज से थी, उनके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। आप बोल रहे हो कि व्यवस्था सही चल रही है, बताओ। दलित समाज की बच्ची स्टेशन में मारी गई थी, वो IPL की तैयारी कर रही थी वो, और वो राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। आप कह रहे हो कि मतलब क्या बोलते हैं कि व्यवस्था सही चल रही है कानून की। थाने से मार के पीट के निकाल के ले आए थे एक गुंडे को। समाजवादी सरकार में जब एक आदमी को पकड़ के बंद किया गया था थाने में, तो राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन उस थाने में से उसको कोतवाल को मार के निकाल के लाए थे मुलजिम को। तो वो आप नहीं बता रहे कि समाजवादी पार्टी ने वो नहीं, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, हम गुंडों की बात नहीं कर रहा है। महिला सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। मैडम, महिला की सुरक्षा आज है। आज हमारी माताएं बहनें जो है रोड पर चल रही हैं, सुरक्षित चल रही हैं। और उसमें पहले ये था कि किसी के हाथ सीने पर हाथ मार दिया, किसी के कुछ कह दिया, किसी की लड़की को साथ बदतमीजी करके चले गए। आज वो चीज़ तो नहीं है, आज वो डर तो है योगी सरकार में। लेकिन आपको हाथरस की घटना भी याद होगी। आपको हाथरस की घटना है, वो बात मानते हैं इस बात को।
अब ये नहीं, वो भी मानते हैं इस बीच को, हम नहीं मानते कि कहीं कहीं पे हमारा पॉइंट वीक भी है, मगर कहीं कहीं पे हम मजबूत भी है ना, आज स्ट्रांग है। पहले आदमी को राशन नहीं मिलता था, आज 2-2 टाइम राशन मिल रहा है। सरकार लूट याद है कि नहीं, एक सेकंड, लेकिन आपको ये याद है कि ये कोरोना के लिए राशन मिल रहा है दोबारा, तो कोरोना में वजह से नहीं, कोरोना की वजह से भी है। जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी सहायता के लिए गवर्नमेंट दे रही है ना, उनको 2-2 हज़ार रुपए भी दे रही है महीने, उसका आप देखिए श्रम कार्ड में दे रही है लोगों के लिए। बताइए, कोरोना में जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और आज भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अब जो भी बाहर से पब्लिक आ रही है उनकी तुरंत कोरोना की जाँच हो रही है, 100% जाँच हो रही है। परिवार में किसी को कोरोना हुआ? मेरी मदर को हुआ था कोरोना, मुझे पूरी फैसिलिटी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑक्सीजन तक का सिलेंडर तक मुझे अवेलेबल कराया गया था। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना के बताइए, कोरोना में आपके यहाँ कैसा रहा? कोरोना से 10 लोग मारे गए और यहाँ से बोला मेरे तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप चल के इंक्वायरी कर लो। वो कह रहे हैं उनके लिए लोगों की लाशें उसमें भाई, वो कह रहे हैं उनको मदद मिली। समझे, एक व्यक्ति एक मिल गया, क्या बात करें मैम? कोरोना में मेरे भाई को हुआ था, छोटे को। कोरोना में कोई नहीं दवाई, फोन आए बम्बई, वो कहीं से आए, कोई दवाई का कोई प्रोग्रेस नहीं करा। मेरा भाई पूरा 21 दिन तक, 31 दिन तक घर पड़ा रहा, कोई दवाई नहीं दी आज तक। और एक वो रुचिवीरा जो है, वो पूरे 2.5 साल तक पूरे काम करे, इन्होंने योगी सरकार ने कोई काम नहीं करे। मौसम चौधरी ने कोई काम नहीं करके दिया, जहाँ से लठ मार के भगा देता था। जाट को लाओ, जाट कहाँ से लाएंगे हम? नहीं, एक मिनट, आप बताइए। जी, कोरोना में बहुत मौतें हुई यहाँ पर बिजनौर में। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सरकार की मदद भी मिली, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, मौत तो बहुत बड़ी होती है। मदद क्या है, मान लीजिए कोई कीमत नहीं होती मौत की। नहीं, तो अगर बीमारी आ गई तो उसमें सरकार क्या करे? सरकार को पहले से वो करने से इंतजाम, क्या करना था बताइए? दवाई ये भेजनी थी, यहाँ पे दवाई नहीं थी और बहुत आदमी मारे गए। मेरा दोस्त मर गया, 4 मरे जी। ऑक्सीजन तो था नहीं बिल्कुल, आप कहीं भी पूछ लीजिए। कोरोना काल में लोग इतना मरे, ये शराब खुलवा रहा है। शराब खुलनी चाहिए थी, शराब खुलने के अगले दिन ही बाद कितने एक्सीडेंट हुए, आप जांच करिए उसकी। कोरोना काल में कितना आदमी मरा, एक आम आदमी ने आम आदमी की मदद करी, वो कोई भी होया। लेकिन गरीब लोगों को राशन दे रही है सरकार। वो सरकार तो दे रही है, सही है बात, पर ये भी तो देखो कि कितना आदमी मरा कोरोना काल में, किसी की कोई ऐसी मदद नहीं। एक आम आदमी ने आम आदमी की मदद करी है। आप बता रहे हैं कि आपके भाई को, जो मेरे भाई को था, छोटे भाई को था, कोई दवाई नहीं, कोई वो नहीं, 21 दिन तक वो घर रहा, कोई तो ऑक्सीजन तक नहीं मिली। हमने पता कैदा करके अपने भैया को बचा लिया। कोई भी नहीं है, कोई फोन आएगा हम दवाई पहुँचाएंगे, हम ये पहुँचाएंगे, कोई दवाई नहीं पहुँचाई। मुझे ये बताइए कि फिर ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं कि कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ किसी और की सरकार होती, लेकिन जब अच्छे अस्पताल नहीं है, जब डॉक्टर नहीं है, जब आप जाति धर्म पे वोट करेंगे तो अस्पताल कहाँ से मिलेगा? अस्पताल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों बताइए, क्यों मर रहे, बीमारी क्यों आई? क्यों बीमारी जो लाई, ये मोदी जी लाए हैं बीमारी, और कोई नहीं लाया। मोदी धर्म के आधार पे वोट नहीं करते हैं, हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन भाजपा ने कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं अपनी किसी भी कैबिनेट में भाजपा एक भी मुसलमान को क्यों नहीं रखती अपने कैबिनेट में? बताइए। हम वोट देंगे भाजपा को, लेकिन भाजपा हमें भी तो दे। हमें हम देते हैं वोट, लेकिन भाजपा अपनी कैबिनेट में हमें शामिल तो करे। कहीं पूरे जनपद में सरकार में एक जिलाध्यक्ष मुस्लिम तो दे, कहीं कोई विधानसभा लोकसभा टिकट तो दे पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा। आप वोट नहीं देते तो इसलिए वो आपको कैंडिडेट देखिए कहा। मैम, सबने ही वोट दिया था 2017 में, इतना बड़ा मैंडेट मिला सरकार को, क्या एक ही उससे मिला? पूरे सब लोगों ने मिलकर रामपुर में आजम खां जी को हराने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया गया है। आपके हज मिनिस्टर जो है मुस्लिम है, आप गलत बोल रहे हैं। और आपके अल्पसंख्यक में जो इस टाइम उसमें हमारे हैं इरशाद भाई हैं बिजनौर के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये मतभेद वाली बात आप गलत बोल रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम वाला मतभेद नहीं है। ये देखिए 403 सीटें हैं, है ना? राज्य में 20% मुस्लिम आबादी है। इस हिसाब से भाजपा को कितने कैंडिडेट उतारने चाहिए थे? भाजपा को मुस्लिम के और उसमें ऐसे कैंडिडेट उतारने चाहिए। ये देखिए, ये हर सरकार की अपनी मोनोपोली है कि वो किस तरीके से उतार नीति है। बल्कि 80 कैंडिडेट्स 80 बात आपकी बात ठीक है, 80 उतारने चाहिए, मगर ये सरकार की अपनी रणनीति है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है ये ठीक हुआ या नहीं? नहीं, वो तो हर पार्टी ने हर कैंडिडेट के साथ गलत किया। ऐसे तो राष्ट्रीय लोकदल ने कितने जाट उतारे, 2 जाट उतारे, बाकी सब मुस्लिम उतारे हैं। क्यों नहीं तो बिल्कुल। अच्छा आप नहीं, एक मिनट, बाद में
मैं कह रही हूँ प्रदेश की बात आप नहीं कर मेरी रहा, बात मैं सुनिए, नॉन-सीट की बात कर रहा आप मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी के वोटर हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कि सब पार्टियों को न्याय करना चाहिए, सारे समुदायों को करना टिकट चाहिए, देना न्याय करना चाहिए, क्योंकि मगर हर कौम उस तरीके से वो साथ भी तो नहीं देती ना। वो कह रहे हैं कि आप देंगे, कैंडिडेट देंगे तो हम वोट देंगे। मायावती ने हर अपना पत्ता खेला, हर सरकार में गेम खेलती है, मगर बीजेपी ने नहीं खेला, बीजेपी ने नहीं मुस्लिम पे विश्वास करा। मुस्लिम मगर बीजेपी जब सभी पार्टियों की है, किसी पंडित को और किसी उसके अग्रवाल को टिकट क्यों नहीं दिया बिजनौर में से किसी इसने भाजपा ने क्यों नहीं दिया? आप मेरे को बताओ, किसी अग्रवाल को या किसी ब्राह्मण को टिकट क्यों नहीं दिया? पूरे 8 के 8 विधानसभा में जब ये लोग सपोर्ट करते हैं, एक देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया किसी को भी? आप पूछ लो। आखिरी बात आप भी हाँ, ऐसा है भैया, हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, सभी जातियों को टिकट तो 8 सीटें 8 हैं तो 8 ही टिकट मिलेंगे, सभी जातियों को टिकट तो नहीं मिल सकता, इसलिए किसी विशेष जाति को कहना तो बेकार है। मैडम कोरोना में जब हमें ये पता लग गया था कि कोरोना आ चुका है, तो क्या उससे पहले ये बसों की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? लोग पैदल चले, कितने मर गए, कफन तक मतलब इन्हें जो है नहीं मिल पाया, कितनी लाशें गंगा में बह गई। ये क्या सरकार हो गई? सरकार तो फेल हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं शायद इसी बात पे ख़त्म करूंगी। भाजपा समर्थक यहाँ कुछ मिल गए, उन्होंने कहा कि हाँ न्याय करना चाहिए। एक बात उन्होंने इस बात को हमारे कैमरे पर स्वीकारा, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हिंदू धर्म में तो इतनी जातियाँ हैं, आखिर किस किस को जी आखिर किस किस को वो टिकट देंगे, ये भी एक ख़ास बात है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दे यहाँ पर हमें समझ में आ रहे हैं कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो नेता हैं, कुछ पॉपुलर नेता हैं जिनको कि दूसरी वेव या मैं कहूँगी कि जो राज्य के स्तर पर जो सपोर्ट मिल रहा है पार्टियों के, उसके अलावा भी उनको उनके जीतने की संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सिर्फ उनके इंडिविजुअल ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।